नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। अभी अभी ये खबर आई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये अनुग्रह राशि कोविड-19 महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी, यानी कि ये सिर्फ इस साल के लिए या एक वेव के लिए नहीं है। उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे या तैयारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर एक समिति इसके लिए गठित की जाएगी। हमारे साथ मेरे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद हैं इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए। आशीष, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा 50,000 का और इसका प्रूफ देना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें कई तरह की मुश्किलें भी आएंगी, पर फिलहाल ये जो है ये खबर काफी बड़ी है कि मुआवजा मिलेगा। और ये ऐलान जो हुई, घोषणा जो हुई है अब वो किस तरह से हुई? हलफनामा देके केंद्र ने बताया है कोर्ट में। जी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ही दबाव था नगमा। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई थी, जिसमें 2 पिटीशन दाखिल हुई थी, जिसमें एक में मांग की गई थी कि 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए उन लोगों को जिनकी मौत हो गई है, उनके परिवार वालों को जिनकी मौत कोविड से हुई है। दूसरी पिटीशन थी, उसमें ये मांग थी कि डेथ सर्टिफिकेट में कोविड कारण नहीं लिखा गया है, उससे बड़ी स्थिति खराब हुई है कि अब कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति की मौत कोविड से हुई है या किसी और चीज से हुई है। तो दोनों में डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 लाख रुपए वो तय नहीं कर सकता, क्योंकि ये नीतिगत मामला है, ये केंद्र सरकार तय करेगा। तो एनडीएमए को कहा गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, कि वो एक गाइडलाइन तैयार करे, और केंद्र सरकार को कहा था कि डेथ सर्टिफिकेट में मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोविड-19 लिखा हो, ऐसी व्यवस्था हो। वो व्यवस्था गाइडलाइन पहले केंद्र सरकार बना चुकी है। मुआवजा कितना मिले इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका दिया था 22 सितंबर तक, यानी आज के तक के लिए, और कल एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर होनी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि एनडीएमए ने गाइडलाइन तैयार कर ली है और रिकमेंड किया है, सिफारिश की है कि 50,000 रुपए मुआवजा तमाम लोगों को दिया जाए, पीड़ितों के परिवार वालों को दिया जाए जिनकी मौत जो है वो कोरोना की वजह से हुई थी। उसके लिए उनको डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें कोविड कारण लिखा हो कि कोविड से उनकी मौत हुई है। कुछ और दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकारें अपने जो एसडीआरएफ कोड है, जो कोष है, फंड है, वहां से ये पैसा देंगी। 30 दिन के भीतर दावों का निपटारा होगा। निवारण तंत्र भी रखा गया है, शिकायत निवारण तंत्र, और जिला स्तर पर ये तमाम प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी, ये केंद्र सरकार ने बताया। और साथ ही कहा है कि कोरोना के भविष्य के चरणों में भी यही पॉलिसी जारी रहेगी और अगली अधिसूचना आने तक ये पॉलिसी जारी रहेगी। उन लोगों को भी इसमें शामिल किया है जिनकी जो कोविड के राहत कार्यों में थे और जो या तैयारियों में, गतिविधियों में जो शामिल थे और उनको कोविड हुआ और उनकी डेथ हो गई, उनको भी ये 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि मुआवजा दिया जाएगा। एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने यहाँ किया है और कल एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की इस मुद्दे पर होगी। जी, धन्यवाद आपका आशीष। कल एक और अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होगी सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा पीड़ित परिवारों को जो ये सर्टिफिकेट दे पाएंगे कि उनके परिजनों की मृत्यु जो है वो कोविड-19 से हुई है। इसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा और जिला स्तर पर ये तमाम चीजें होंगी, इसका प्रबंधन किया जाएगा। सर्टिफिकेट और उसके अलावा कुछ कागजात लगाने होंगे। यहीं पर कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं। इसकी गाइडलाइन वैसे तैयार हो गई है और ये लागू रहेगा। कोविड के जो अगले दौर भी अगर आएंगे तो उस दौरान पे भी ये लागू रहेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आज प्रयागराज में बाघंबरी मठ के अंदर ही भू समाधि दी गई। इसके पहले उनके पार्थिव शरीर की यात्रा संगम तट पर गई, जहां उन्हें तीनों नदियों के जल से स्नान कराया गया। बाद में उन्हें मठ में भू समाधि दी गई है। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा बाघंबरी मठ से संगम की तरफ चली। जिस ट्रक पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया था उसे पीले नारंगी गेंदे के फूलों और हरी पत्तियों की लड़ियों से सजाया गया था। उन्हें अंतिम विदाई देने साधु संतों और आम लोगों के अलावा डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य और कई दूसरे राजनेता पहुंचे।
रथ के आगे ढोल नगाड़े उनके ब्रह्मलीन होने की प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। ओम साक्षात ब्रह्म है। सन्यासी जो है ओम परमात्मा का जप करता है, इसलिए जो शरीर पंचभूत शरीर शांत हुई है वह गुरु के चरणों में जाकर के, भगवान के चरणों में जाकर के स्थापित हो गई है, अर्थात शिव धाम को प्राप्त कर ली है। महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को अपने बाघंबरी मठ में रहस्यमयी हालात में मरे मिले थे। उनके शिष्यों का कहना था कि दोपहर के भोजन के बाद वो आराम करने गए लेकिन बाहर नहीं निकले। दरवाज़ा खटखटाने पे जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तब लोगों की चिंताएं बढ़ीं। कमरा खटखटाया गया, उसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद लोगों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और उनके शिष्यों का कहना है कि वो यहाँ पे पंखे से लटकते हुए उन्होंने देखा। उनको लगा कि शायद जिंदा हो, जान बचाई जा सकती है, तो उन्होंने नीचे उतारा और जब उन्हें लगा कि उनका देहावसान हो गया है तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। महंत की अंतिम यात्रा में संगम पे भी उनके भक्तों की भीड़ थी। यहाँ तमाम साधु संतों ने उन्हें संगम के जल से स्नान कराया। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर संगम किनारे बड़े हनुमान जी के मंदिर ले जाया गया, जिस मंदिर का वे वर्षों से संचालन कर रहे थे। मंदिर से उनकी अंतिम यात्रा मठ पहुंची, जहां उन्हें उनके गुरु की समाधि के बगल में भू समाधि दी गई। इसके लिए धार्मिक रस्में बहुत देर तक चली। जो यजुर्वेद के मंत्र 16 मंत्र हैं, उनसे समाधि के पूज्य संत की पूजा होती है। उनका स्नान होता है, बंदन होता है, अर्चन होता है, दुग्ध स्नान होता है, गंगा जल से, पंचामृत से, इत्र से, तमाम प्रकार के षोडशोपचार से उनका पूजन करते हैं। और उन्हें जैसे मूर्ति स्थापना के पहले हम मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसे समाधि में जाने के पहले पूज्य संत की पंचभौतिक शरीर की पूजा करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत बहुत सारे सवाल छोड़ गई है, जिसके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये महंत नरेंद्र गिरी की जो मौत है वो बहुत सारे सवाल छोड़ गई है, क्योंकि बहुत संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हुई। आज उन्हें भू समाधि दे दी गई है, लेकिन ये मामला बिल्कुल दबा नहीं है, उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो कमाल, आपसे यही समझना चाहेंगे कि अभी ये आज उन्हें भू समाधि दी गई, तमाम लोग श्रद्धांजलि देने उन्हें पहुंचे, आज भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन जो सवाल हैं वो जिंदा हैं और उलझते जा रहे हैं। कुछ लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिनके नाम और जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं, पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। किस तरह की डिमांड आई है? आज कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब संत सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में तो योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसके ऊपर जो राजनीति भी चल रही है, जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं हमें कि क्या कुछ हो रहा है अभी। देखिए, ऐसा है कि ज्यादातर लोग जो उन्हें जानते थे, उनका ये कहना है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, वो बहुत मजबूत आदमी थे। और कुछ लोग जो उनसे उनकी खुदकुशी के पहले मिले थे, वो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने खुदकुशी की या उनकी हत्या हुई। अब उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि या कथित सुसाइड नोट में कि आनंद गिरी जो उनका शिष्य है, वो कंप्यूटर पे कोई मॉर्फ वीडियो उनका या मॉर्फ फोटो किसी लड़की के साथ गलत काम करते हुए, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो वायरल करने वाला है और उससे उनकी बदनामी हो जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, जो देश के 13 अखाड़ाओं के हेड थे। वो बहुत पुराने साधु हैं और वो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के जो सर्वे सर्वा थे, उनके हेड थे बहुत जमाने से, जो प्रयागराज की सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहां सारे वीआईपीज जाते हैं। वो प्रधानमंत्री को जानते हैं, राष्ट्रपति को जानते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री को जानते हैं, डीजीपी को जानते हैं। अगर कोई उनको बदनाम करने के लिए भविष्य में कुछ करने वाला था तो उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने उन संपर्कों से क्यों नहीं कहा कि मेरा नाम बदनाम करने के लिए कोई कुछ करने वाला है? उन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर सवाल ये भी है कि वो जो वीडियो या तस्वीर है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि वो आने वाली है, वो आखिर किस लड़की की है और वो सही है या गलत है? क्योंकि कोई भी शख्स इस अंदेशे में कि भविष्य में उसके साथ कुछ हो सकता है, वो आत्महत्या कर ले, तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसी तरह
सवाल सिर्फ इतना नहीं है, बहुत दिन से उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगा रहे थे आनंद गिरी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 40 करोड़ की जमीन मठ की बेच दी है। एक शिष्य ने जिसने इस पे सवाल उठाया वो मठ में मरा पाया गया। पुलिस ने कहा कि वो उसने डिप्रेशन में खुदकुशी कर ली है। यह 2 साल पहले का मामला है। आनंद गिरी कह रहे हैं कि उनके कुछ प्रिय शिष्य हैं जिनको वो मंदिर की कमाई से करोड़ों रुपए के उन्होंने घर बना के दे दिए हैं। उन्होंने जो 40 करोड़ की जमीन बेची उस पैसे से अपने भाइयों का घर बनवा दिया है। तो बहुत तरह के सवाल हैं और विवाद हैं, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है और लोग उनको बहुत आस्था की नजर से, श्रद्धा की नजर से उन स्थान को देखते हैं और जो उसके संत महंत हैं उनके लिए भी ऐसी ही श्रद्धा होती है। इसलिए भी ये बात साफ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें क्राइम है तो किस तरह का क्राइम है, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अगर महंत जी ने अपने आप खुदकुशी की है तो उन्हें क्यों मजबूर किया गया, कौन से कारण थे जो उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो राजनीति अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन ये बहुत सारे सवाल हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं और जिनका जवाब बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कमाल। बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन हालात में मौत हुई है महंत नरेंद्र गिरी की, वो अपने पीछे बहुत सारी उलझनें छोड़ गया है, बहुत सारे सवाल छोड़ गया है। बहुत सारे उनके अनुयायी जिन लोगों की श्रद्धा उन पे रही और बाघंबरी मठ जो इतना बड़ा है वो विवादों में आ गया है। तो ये तमाम जवाब आने जरूरी हैं और इस मामले पर से पर्दा हटना बेहद जरूरी है, ताकि जो आस्था है उस जगह से भी जुड़ी हुई वो वैसी ही बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल। और इस वक्त देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आगे मध्य प्रदेश में जो नहीं रहे उनको भी भेजा जा रहा है वैक्सीन सर्टिफिकेट। सत्रह सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ठीक इसी दिन कोविड-19 के टीकाकरण अभियान में 2 करोड़ से अधिक टीके लगाने का दावा किया गया। कोरोना के खिलाफ ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जब मृतकों को भी टीके का डोज लगने के प्रमाण पत्र जारी होने लगे तो इस रिकॉर्ड पर सवाल उठते हैं। वैसे पहले भी हमने ऐसी खबरें दिखाई हैं, सरकार ने जांच की बात भी कही, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं है। भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा में आशुतोष शर्मा मोबाइल में अपनी मां की यादों को सहेजते हैं, लेकिन इसी मोबाइल पर आए एक मैसेज और सर्टिफिकेट ने जैसे उस दर्द को और बढ़ा दिया। उनकी मां विद्या शर्मा को 8 मार्च को पहला डोज लगा, जून में दूसरा डोज लगना था, लेकिन 1 मई 2021 को कोरोना से ही उनका निधन हो गया। मौत के 4 महीने बाद 17 सितंबर को मोबाइल पर मैसेज आया कि नगर पालिका टाउन हॉल में उन्हें टीके का दूसरा डोज लग गया। वेबसाइट में आशुतोष को मां के नाम का सर्टिफिकेट भी मिल गया। रात में मेरे पास एक मैसेज आता है 8:02 पर मेरे मोबाइल पर कि मेरी मम्मी का जो है टीकाकरण किया गया, सेकेंड डोज उसमें सक्सेसफुली लगाया गया है। जब मैंने लिंक पे जाके उसको देखा और तो सर्टिफिकेट मेरा डाउनलोड होता है मम्मी के नाम से कि 17 सितंबर के दिन जो है मम्मी का टाउन हॉल वार्ड नंबर 4 आगर में जो है उनको टीकाकरण लगाया गया। जब मम्मी इस दुनिया में ही नहीं है और उनको टीकाकरण किया गया, पता नहीं उन्होंने टीका किसको लगाया और क्या चल रहा है। तो क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर आप? मुझे लगता है अधिकारियों पे बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है टीकाकरण के नंबर्स बढ़ाने के लिए, और इस तरह से फिर उनको फर्जीवाड़ा करने पे वो मजबूर होना पड़ रहा है। आगर की ही छावनी इलाके में रहने वाली 26 साल की पिंकी वर्मा ने 8 जून को पहला डोज लगवाया। दूसरा डोज लगना है, लेकिन उन्हें भी 17 सितंबर को मैसेज आ गया कि उन्हें टीका लग गया, वो भी राजस्थान में झालावाड़ जिले के टीकाकरण केंद्र पर। मुझे वैक्सीन की पहली डोज 8 जून को लगी थी और दूसरी डोज 84 दिन के बाद 7 सितंबर को लगने वाली थी। तो मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी बीच में, तो मैंने दूसरी डोज नहीं लगवाई। और कल अचानक मेरे पास मैसेज आया तो मैं उसको देख के चौंक गई कि जब मैंने दूसरी डोज लगवाई नहीं तो मेरे पास मैसेज कहाँ से आएगा कि आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है। भोपाल की रहने वाली 54 साल की लीला सुतार को 25 मार्च को पहला टीका लगा, फिर वो कोरोना संक्रमित हो गई, दूसरा डोज लग नहीं पाया, लेकिन 17 सितंबर को उन्हें भी टीके के दूसरे डोज का मैसेज आ गया। मैंने अभी वैक्सीन नहीं लगाया, दूसरा वैक्सीन नहीं लगाया, फिर भी मेरा मैसेज आ गया है कि आप वैक्सीन लगा चुके हैं। अब मैं कहीं बाहर गई तो मुझे तो परेशानी आएगी, अब मैं क्या करूँ बता।
मध्य प्रदेश में 5,86,58,290 टीके के डोज लग चुके हैं, यानी लगभग 84% आबादी को टीके की एक डोज मिल गई है। लेकिन लगभग 52 लाख लोगों को जिन्हें दूसरा डोज लगना है, उन्हें भी डोज का इंतजार है। भोपाल में 5,000 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दोनों डोज लगने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लोगों का आरोप है ये आंकड़े बढ़ाने का खेल है। सरकार कह रही है छोटी सी दिक्कत। कौन सा मामला है, एक आध जगह का कहीं कोई मामला होगा तो उसकी जांच की जाएगी। कहीं हो सकता है लिपि की त्रुटि हुई हो या इस तरह की, पर अमूमन कहीं कोई दिक्कत ऐसी समझ में नहीं आई है, ना ही कोई ऐसे मामले आए। पर उसके बाद भी यदि कहीं इस तरह की दिक्कत होगी तो उसका निदान किया जाएगा। अब वैसे 27 सितंबर को महाअभियान की तैयारी है। लक्ष्य है उस दिन राज्य की पूरी आबादी को पहला डोज लगा दिया जाए। शुक्रवार को ही देश में टीकाकरण के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.5 करोड़ टीके लगाने का दावा किया गया। मध्य प्रदेश, जो कुछ महीनों पहले टीकाकरण में 7वें नंबर पर था, उसने भी दावा किया कि अब वो दूसरे स्थान पर है। लेकिन जून में ही हमने खबर दिखाई थी कि कैसे 13 साल के बच्चे को बगैर टीका लगवाए टीकाकरण का सर्टिफिकेट मिल गया और अब एक मृतक के नाम पर टीकाकरण का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, जो खुद बताता है कि ये आंकड़े कैसे हासिल किए गए होंगे। अगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार में एक नया घोटाला सामने आया है। इस बार ये घोटाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से संबंधित है, जिनके गृह जिला कटिहार में राज्य सरकार की नल जल योजना से संबंधित करीब 53 करोड़ के ठेके उनके बेटी और साले की कंपनियों को दिए गए हैं। कटिहार जिले में भावरा पंचायत का पोखरिया टेगाबाड़ी गांव। जब आप प्रवेश करेंगे तो ग्रामीण आपको जल नल योजना का हाल कुछ ऐसा दिखाते और बताते हैं। खबर देते हैं, आईबे नहीं करता है, कोई नहीं आता है। क्योंकि पाइप दिया है तो पाइप से ऐसे पानी बह रहा है, उसको ये नहीं रिप्लेस में नल भी सेट नहीं किया हम लोग का मोहल्ला में। इसके बाद जैसे जैसे आप गांव के लोगों से बात करते हैं, परत दर परत कहानी खुलती जाती है। ग्रामीणों का कहना है जब से जल नल योजना का काम हुआ है तब से ही नलों में पानी नहीं मिल रहा। नहीं आ रहा है पानी, जब से लगाया पानी नहीं आता है, पाइप टूट गया है, कोई देखने का नहीं आता है। हर ग्रामीण की यही शिकायत है कि काम इतना घटिया हुआ है कि नल है तो जल नहीं और टंकी बना तो पानी नहीं। और काम कराने वाले उस समय के स्थानीय विधायक और अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के संबंधी हैं तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। 1% भी सक्सेस नहीं हुआ हम लोग का गांव में। आप डिप्टी सीएम का भगना है, उसमें वो काम किया है, वही काम किया है जो उसका बेटा भी है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार तारकिशोर प्रसाद की बेटी, साले और स्टाफ के कई लोगों की कंपनियों को कुल 53 करोड़ के ठेके मिले और तर्क यह दिया जा रहा है कि उनके टेंडर सबसे कम रेट के थे। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री ने इस मामले को सबसे पहले उठाया था और अब पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। पानी को कामत टोला तक जाना है और जब हम लोगों ने कहा कि पाइप घटिया है, क्वालिटी नहीं है, पतला पाइप है तो पानी आएगा ही नहीं, तो कैसे हम आखिरी छोर तक जाएगा। तो पुलिस भेजा गया, तो 2 बार पुलिस उन लोगों को जो है तंग किया कि पकड़ कर ले जाएंगे, तुम लोग क्यों काम में बाधा। तब ग्रामीणों ने हमसे कहा कि देखिए सर, रोज पुलिस आ रही है, गुणवत्ता में कमी है काम। मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो। भाई जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। ये बहुत ही गंभीर मसला है, इसमें डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तारकिशोर प्रसाद ने तो कोई सफाई नहीं दी, लेकिन बिहार भाजपा अध्यक्ष ने बचाव में मात्र इतना कहा। यह सही है कि एक विधायक के बेटे ने 1,87,00,000 का कार्य कराया है और चुनाव से पहले सारा कार्य उसका समाप्त हो गया था, इसलिए इसमें दूसरा कहीं करने की। निश्चित रूप से हमारा आज का भारतीय कानून विधायक के बच्चों और मंत्रियों के संबंधियों को सरकारी ठेके लेने से कहीं से वंचित नहीं करता, लेकिन जब आप किसी मंत्री के संबंधी हैं या विधायक के बच्चे
तो जब सरकारी ठेका लेते हैं तो ग्रामीण हो या आम लोग आपसे अच्छी गुणवत्ता की उम्मीद करते हैं, जिसका इस मामले में कहीं से कोई पालन नहीं हुआ और यही सारे विवाद की जड़ है। कटिहार से श्याम के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और ब्रेक के बाद इसी साल एनडीए दे पाएंगी लड़कियां। नेशनल डिफेंस एकेडमी का दरवाजा लड़कियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले ही खोल दिया है। सरकार चाहती थी कि वो पहली बार 2022 में प्रवेश परीक्षा में बैठें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी साल उनको ये इजाजत मिलनी चाहिए। इस फैसले ने लड़कियों का मनोबल बढ़ाया है। मुंबई की वत्सला मिश्रा ने 12वीं की परीक्षा 95% अंकों से पास की। पिता फौज में रहे हैं, अब उसे लग रहा है कि उस जैसी तमाम लड़कियां अब एनडीए की परीक्षा दे पाएंगी। मेरे पिताजी भी एक आर्मी अफसर रह चुके हैं और मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्यों हम लड़कियों को एक ग्रेजुएट होने का इंतजार करना पड़ता है ताकि हम फौज ज्वाइन कर सके, जबकि हमारी उम्र के 12वीं कक्षा पास लड़के सीधा एनडीए में दाखिल हो सकते हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से बहुत खुश हूँ कि अब मेरी उम्र की सारी 12वीं कक्षा पास लड़कियां भी इस साल एनडीए का एग्जाम दे सकती हैं। वत्सला और कृति की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने नई राह दिखाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए आदेश दिया कि महिला उम्मीदवारों को इसी साल नवंबर में होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा के बाद कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित करे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए का जो मैटर चल रहा है उसकी सुनवाई के दौरान ये कहा कि इसी साल से ही महिलाओं की एंट्री जो है वो 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम है उसके लिए उन्होंने निर्देश दिया यूपीएससी को और मिनिस्ट्री को वो इसी साल से महिलाओं की एंट्री जो है एनडीए में करें। एनडीए के जरिए अब महिलाएं तीनों डिफेंस फोर्सेज में 12वीं पास करने के बाद सीधे जा सकेंगी। उनको परमानेंट कमीशन भी मिल सकेगा। पहले सेना में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ही चुना जाता था। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेना में अधिक महिलाओं के शामिल होने का रास्ता साफ हो सकेगा। वैसे सेना में अभी भी सैकड़ों महिलाएं हैं जो अस्थायी कमीशन के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ये फैसला दरअसल सोच को बदलने वाला भी फैसला है। नई दिल्ली में आशीष भार्गव के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद शौचालय बन जाएं पर रहने को घर ही ना हो तो क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत योजना के तहत देश भर में हजारों शौचालय बनाकर खुले में शौच मुक्त भारत का संकल्प लिया गया था। लेकिन शौचालय बन जाएं पर रहने को घर ही ना हो तो क्या होगा? तेलंगाना के महबूब नगर जिले में एक परिवार शौचालय में ही रह रहा है, वहीं पका खा रहा है और सो भी रहा है। ये शौचालय सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बनवाया था, लेकिन यहाँ सुजाता अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही हैं। कमोड के ऊपर एक पत्थर रखकर उस पर खाना पकाती हैं। पास ही गैस का एक सिलेंडर, कुछ बर्तन, कपड़े और जरूरत के कुछ सामान रखा हुआ है। मेरा नाम सुजाता है। 2 साल पहले जब हमारा घर बह गया था तब से हम यहाँ रह रहे हैं। ना तो सरपंच और ना ही किसी ने हमारी मदद करने की कोशिश की। जब पानी बरसता है तो मेरे बच्चे अंदर आ जाते हैं और जब तक बारिश होती है मैं पूरी रात जागती रहती हूँ। रुकने के बाद ही सोती हूँ। सुजाता के पति 6 साल पहले गुजर गए थे। 2 साल पहले उनका घर बारिश के पानी में बह गया था, जिसके बाद परिवार बेघर हो गया। जब कहीं जगह न मिली तो उस शौचालय में ही आसरा लिया। उनके पति की मौत हो गई थी। वो यहाँ पर अपनी सास और 2 बच्चों के साथ रहती हैं।
इनकी ही हालत देखकर सरकार अनुसूचित जाति वालों को घर दे दे। वो इतनी परेशान है, उनको 2 बेडरूम वाला मकान नहीं चाहिए, बस 2 कमरे काफी हैं। धूप हो या बारिश, उनको बहुत तकलीफ होती है। चुनाव से पहले टीआरएस ने कहा था कि हर गरीब परिवार को डबल बेडरूम घर दिया जाएगा। पिछले महीने दलित बंधु स्कीम का शुभारंभ हुआ था, जिसके तहत हर शेड्यूल कास्ट परिवार को 10 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन सुजाता को दोनों ही स्कीम का कोई लाभ नहीं मिला। महबूबनगर के कलेक्टर का कहना है कि सरकार ने पिछले साल बारिश के बाद मुआवजा दिया, लेकिन सुजाता ने अपने घर की मरम्मत नहीं करवाई। अब परिवार को घर बनवाने के लिए सरकार ने भूमि पूजन का आयोजन किया। उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इसकी बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।